प्रिय शिक्षार्थियों, मैं हितेश चौधरी डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, चैनल की इस कड़ी में आज हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपने राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी जनरल साइंस में इंपॉर्टेंट रहेगा, और रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट सिलेबस को लेके चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जनरल साइंस की जब बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक एक करके पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स के पोर्शन पर चर्चा करेंगे। फिजिक्स का पोर्शन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के टॉपिक्स की बात करेंगे जो अपने सिलेबस में टच होते हैं। जनरल साइंस का जो पोर्शन है ये रीट के लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही इंपॉर्टेंट कहीं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए भी होगा, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत लेंथी तरीके से और बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आती है वो कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। आज देखो, फिजिक्स के इस चरण में हम बात करें तो सबसे ही पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और फिजिक्स का सबसे लंबा टॉपिक है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन और पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, रटना कुछ भी नहीं है। ध्यान दें, टॉपिक लेके चल रहा हूँ आपके सामने, प्रकाश या लाइट। देखो, प्रकाश या लाइट की बात करें कि प्रकाश है क्या, तो सबसे पहले तो इस शब्द पे चर्चा करें कि प्रकाश क्या है। देखो, प्रकाश का बेसिक लाइफ में जो काम देखा जाए वो तो क्या है कि हम जो कुछ देख पाते हैं वो सारा प्रकाश की वजह से संभव है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये सारा प्रकाश के कारण है। तो सीधी सी बात एक रह गई कि प्रकाश अपने देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है प्रकाश? देखने की क्षमता प्रदान करता है। देखने की क्षमता मतलब मानव नेत्र प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखने की क्षमता की जब बात करें तो मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि मानव नेत्र को दृष्टि, संवेदना प्रदान करता है। कि मानव नेत्र को दृष्टि, संवेदना या मानव नेत्र को देखने की क्षमता प्रदान करने का काम कौन करता है? प्रकाश करता है। दूसरी बात मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रकाश क्या है, तो आपने एक छोटा सा शब्द हर जगह देखा होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा, या बात करते हैं एनर्जी। अब समस्या ये आई कि ये एनर्जी क्या है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में विद्युत धारा की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि विद्युत धारा एक ऊर्जा है। जब ध्वनि की बात करते हैं तो बोलते हैं ध्वनि एक ऊर्जा है। ताप व उष्मा की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ताप व उष्मा एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा क्या है? देखो, ऊर्जा या एनर्जी की जब भी बात करें तो अपने को मात्र दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर दोनों शर्त जहां पे भी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब मान के चल लेना है कि वो पार्ट ऊर्जा का होगा, एनर्जी होगी। क्या होगा? एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की बात करें तो बात पहली तो आती है कि राशि गतिमान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कोई भी भौतिक राशि यदि गतिमान है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, किसकी बात करते हैं? क्योंकि प्रकाश का जो एकमात्र बड़ा स्रोत है पृथ्वी के लिए वो कौन है? सूर्य है। सूर्य से अपने को मैक्सिमम प्रकाश मिलता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी सतह तक, कहां तक आएगा? अपने पृथ्वी सतह तक आता है। एक क्वेश्चन यहां पे और भी बनता है कि सूर्य का प्रकाश किस रूप में गमन करता है, तो ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश सीधी सरल रेखा के रूप में गमन करता है। कौन सी विधि से आता होगा? यह विकिरण विधि से गमन करता है। एक चीज और भी निकल के आती है कि यह विकिरण विधि क्या होती है। देखो, कई बार हमें टॉपिक पढ़ते हैं ताप व उष्मा, वहां पे उष्मा संचरण की तीन विधियों की चर्चा करते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन संवहन की विस्तृत व्याख्या हम करेंगे ताप उष्मा में। अभी विकिरण के बारे में देखते हैं। देखो, मैं बोलूं कि ये सूर्य जो है ये कौन से माध्यम में है? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? समस्या ये रही। देखो, शब्द ही बता देगा कि निर्वात क्या है। नी मतलब ना, वा मतलब वायु, अर्थात सीधा सीधा हो गया कि वायु रहित माध्यम। वायु रहित माध्यम कौन सा होगा? निर्वात होगा। एक बात यह भी बताऊं कि जिस माध्यम में वायु नहीं होती
उस माध्यम में धूल कण भी नहीं होते, क्योंकि धूल कण वायु के सहारे ऊपर उठते हैं, तो वायु नहीं है तो धूल कण नहीं है। और जो नमी की बात करें तो नमी जो होती है वो धूल कणों के सहारे टिकी होती है, तो वायु नहीं होगी तो धूल कण नहीं उठ पाएंगे ऊपर, और धूल कण नहीं होंगे तो वहां पर नमी या जलवाष्प की बूंदें भी नहीं होगी, अर्थात इसमें कोई कण उपस्थित नहीं होता। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस माध्यम में कण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, कण अनुपस्थित होते हैं। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी अपने विरल माध्यम की बात आती है। किसकी बात आती है कि पृथ्वी विरल माध्यम में है। अब ये विरल क्या होता है, विरल में भी रटना कुछ नहीं है, नाम ही बता देगा कि विरल। पहला अक्षर क्या आया यहां पे, वह का मतलब क्या हुआ, वायु। वह का मतलब वायु, तो इसका मतलब है वायु। और जिस माध्यम में वायु होती है वहां पर गैसें भी होती है, तो वायु व गैसों का जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा, विरल माध्यम होगा। और अपनी चर्चा थी किस पर, विकिरण कि ये विकिरण विधि क्या होती है कि जब भी ताप या उष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे वो विधि विकिरण विधि होती है। बोलो सेटिस्फाई है काम कि निर्वात से विरल में आ रहा है, एक माध्यम से दूसरे में आ रहा है तो विकिरण विधि। दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर बिना कणों के मतलब माध्यम में कोई कण नहीं होना चाहिए, जैसे निर्वात, बोलो कणों की अनुपस्थिति वाला माध्यम है तो कण नहीं है, बिना कणों के भी अगर उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर जाए तो वो विधि भी कौन सी होती है अपने पास में, विकिरण विधि होती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी सतह तक पहुंचने में कितना समय लेता होगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड। कई बार आप ये भी पढ़ते हैं यहां पर कि ये 8 मिनट 16.6 सेकंड है, इसकी जगह अपने को ये भी मिलता है 8 मिनट 20 सेकंड, या इसको ये भी बोल सकते हैं 500 सेकंड। गुरुजी दोनों में फर्क है, हम तो 8 मिनट 16.6 सेकंड और 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 3.5 सेकंड का फर्क है। तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं, ये दोनों सही हैं क्योंकि हम सही उस चीज को मानते हैं जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक प्रीफर करती है। अपने जो साइंस की बुक है, साइंस की बुक बताती है अपने को 8 मिनट 16.6 सेकंड, और अपनी जो ज्योग्राफी की बुक है वो बताती है अपने को 8 मिनट 20 सेकंड। तो यहां पे गलत कोई नहीं है, दोनों सही हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये थोड़ी सी चर्चा हुई अपनी। तो एक चीज समझ में आ गई कि प्रकाश क्या है, एक गतिमान राशि है। प्रकाश क्या है, एक गतिमान राशि, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो इसका मतलब गति करता हुआ ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात यह भी कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जब ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा क्या होती है तो हम बेसिक यही बोलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर मान के चलो कि आपने बाहर धूप के अंदर एक पानी का भरा बर्तन रख दिया, अगर पानी का भरा बर्तन कुछ समय के लिए आपने धूप में रखा है तो आप देखेंगे कि पानी गर्म हो जाता है, पानी उबलने लग जाता है, और पानी गर्म हो गया तो इसका मतलब कार्य तो हुआ है। कार्य करने की वो क्षमता किस कारण से आई है पानी में, सूर्य के प्रकाश के कारण से आई है। अगर उसी पानी को आप छाया में रखते तो क्या पानी गर्म होता, नहीं ना, तो गर्म नहीं हो पाता, अर्थात कार्य नहीं हो पाता। तो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी प्रदर्शित करता है। ये दोनों पॉइंट अगर किसी भौतिक राशि के लिए सेटिस्फाई है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक ऊर्जा होगी। क्या होगी, ऊर्जा होगी। दूसरी बात, तो ये तो प्रकाश का अपना एक बेसिक परिचय रहा। अब इसकी बात करते हैं कि प्रकाश के अंदर भी अपने पास अगर स्रोत की बात करें, क्योंकि प्रकाश अपने को बहुत सी चीजों से मिलता है। प्रकाश अपने को सूर्य से भी मिलता है, प्रकाश अपने को बल्ब से भी मिलता है, अपने को ट्यूबलाइट से भी मिलता है, लालटन से मिलता है, लैंप से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, तारों से मिलता है। इसी आधार पर प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होंगे। दो कौन कौन से होंगे, देखो, एक तो होता है परदीप्त स्रोत। कौन सा होगा, परदीप्त स्रोत होगा, और एक होगा अदीप्त स्रोत होगा। एक परदीप्त और एक अदीप्त। परदीप्त क्या होगा, परदीप्त का मतलब यह बोल सकते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं वो स्रोत कौन से होते हैं,
परदीप्त होते हैं। और अदीप्त का मतलब नाम से पता चल रहा है, अदीप्त मतलब उनमें खुद में कोई दीप्ति नहीं है, खुद में कोई प्रकाश नहीं है, तो ये बोल सकते हैं जो दूसरे के प्रकाश में प्रकाशमान होते हैं, दूसरे के प्रकाश में प्रकाशमान होते हैं, तो वो कौन से हो गए? अदीप्त हो गए। कई बार अपने को ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है कि निम्न में से परदीप्त स्रोत कौन सा है, निम्न में से अदीप्त स्रोत कौन सा है। जैसे राजस्थान पुलिस पटवार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान अर्थात परदीप्त, अर्थात जो दीप्ति के साथ रहते हैं, जिनमें खुद का प्रकाश होता है। बात करें अपना सूर्य, बोलो सूर्य को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो सूर्य परदीप्त हुआ। बात करते हैं बल्ब, बल्ब को, ट्यूबलाइट को चमकने के लिए दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये भी परदीप्त है। गुरुजी बल्ब ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अरे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं है कि बल्ब को कोई प्रकाश देगा तो बल्ब अपने को प्रकाश देगा। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति है, अर्थात खुद स्वयं दीप्ति उत्पन्न करता है, तो परदीप्त हो गया। अदीप्त की बात करें तो अदीप्त में देखो, जैसे प्रकाश अपने को सूर्य नहीं, प्रकाश अपने को चंद्रमा भी देता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा प्रकाश लेगा सूर्य से, और सूर्य का प्रकाश का कुछ भाग अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च करता है, और कुछ भाग पृथ्वी सतह तक पहुंचा देता है। बात यह कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि यहां पे ये चंद्रमा है, प्रकाश लिया सूर्य से और कहां परावर्तित कर दिया इसको? पृथ्वी पर, और पृथ्वी तक भेजने में जो समय लेगा वो कितना लेगा? 1 मिनट 35 सेकंड। कितना समय लेगा? 1 मिनट 35 सेकंड का। इस चीज का भी ध्यान रखोगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1 मिनट 35 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, अगली बात, तो चंद्रमा कैसा हो गया? अदीप्त, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है? अपने सूर्य से लेता है। अपनी पृथ्वी पर विभिन्न चीजें, विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न पिंड चमकीले दिखाई देते हैं, किसके प्रकाश में भाई? चाहे तो बल्ब ट्यूबलाइट का प्रकाश मिले तब चमक सकते हैं, या सूर्य का प्रकाश मिले तो चमक सकते हैं, लेकिन यहां के पिंडों में ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्वयं दीप्ति उत्पन्न कर ले, अर्थात दूसरे के प्रकाश में चमकते हैं। तो वो भी कैसे हो गए? अपनी पृथ्वी हुई या पृथ्वी पर स्थित पिंड, ये सारे कैसे सोर्स होंगे? अदीप्त सोर्स की श्रेणी में आएंगे। ये अपना बेसिक परिचय हुआ। अब बात एक और करते हैं यहां पर, कि मैंने ये तो बता दिया कि अपने को जो मैक्सिमम प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। तो समस्या है कि गुरुजी सूर्य के पास इतना प्रकाश कहां से आया कि सूर्य पृथ्वी को भी प्रकाश देता है, सूर्य तारों को भी प्रकाश देता है, सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश देता है। कहने का मतलब कि सूर्य के पास इतना प्रकाश कहां से आया? और मैंने बताया है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो यह भी हो सकता है कि सूर्य के पास इतनी ऊर्जा कहां से आई। तो ध्यान दें, सूर्य के संगठन की बात करें, पहली चीज मैं ये बोल रहा हूं कि पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र बड़ा स्रोत, पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र बड़ा स्रोत कौन होगा? सूर्य होगा। दूसरी बात, सूर्य के पास इतना प्रकाश कहां से आया? तो हम सूर्य के संगठन की बात करते हैं। देखो, सूर्य के लिए जब भी हम शब्द काम में लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है, सूर्य गैसों से निर्मित गोला है, सूर्य हाइड्रोजन से निर्मित गोला है। ऐसे शब्द क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि सूर्य पर हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, और कुछ अन्य कण भी होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71%। हीलियम की बात करें, हीलियम होती है 26.5%, और कितना बच गया? 2.5 बच गया, तो 2.5% अन्य का स्थान होता है। अब यहां से क्वेश्चन एक शानदार और बन के आ रहा है। कई बार अपने को यह पूछता है कि अंतरिक्ष में, मैं ये बोलूं कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अगला क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूं,
वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, और एक मैं ये बोलूं कि जलमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। देखो अंतरिक्ष की बात करते हैं। अंतरिक्ष मैंने बताया निर्वात है, वैक्यूम है, और वहां पर एक बड़ा पिंड आता है सूर्य, जिसके 71% भाग पर हाइड्रोजन है। तो सूर्य के 71% भाग पर हाइड्रोजन है, तो अंतरिक्ष में पिंड है सूर्य, तो इसका मतलब अंतरिक्ष में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन, और जो 71% होगी। वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में सर्वाधिक बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन होती है, और जिसकी मात्रा होती है 78%। और जलमंडल में सर्वाधिक बात करें तो जलमंडल में होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है 89%। ध्यान रखोगे इस चीज का। अगली बात, अब यहां पर एक चीज और भी आती है कि सूर्य पर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य पर मुख्यतः उपस्थित है, एक और बन जाए यहां पे क्वेश्चन कि सूर्य पर उपस्थित है। दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? देखने में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, सिर्फ एक शब्द का अंतर है कि यहां पे मुख्यतः आ गया, और इस मुख्यतः की जगह मैं ये भी बोल सकता हूं कि मूल रूप से, कि सूर्य पर मूल रूप से उपस्थित है या मुख्यतः उपस्थित है, और एक बोलूं मैं सूर्य पर उपस्थित है। देखो मुख्यतः या मूल रूप की बात आती है तो अपना आंसर यहां पर होगा हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। और अगर उपस्थिति की बात आए तो हाइड्रोजन और हीलियम। ये ध्यान रखना अपने को एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन मिल गया हाइड्रोजन, दूसरा मिल गया हीलियम, तीसरा मिल गया हाइड्रोजन व हीलियम, और अगला मिलता है यहां पे नन ऑफ दीज। तो अगर मुख्यतः या मूल रूप की बात आए तो आप हाइड्रोजन बताओगे, और अगर उपस्थिति की बात आए तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों बताओगे। गुरुजी यहां कहीं आए हो? देखो सीधो से दिमाग लगाओ तो यहां लगा होगा कि हाइड्रोजन 71% है, कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है तो मुख्यतः उपस्थित है ना, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना अपने को, क्योंकि अपने अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इसका मैं लॉजिक अभी दे रहा हूं आपको नेक्स्ट में, कि मुख्य आप अभी इतना ध्यान रखिए कि मुख्यतः उपस्थित है तो हाइड्रोजन, और उपस्थित है तो हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा क्यों है? देखो ध्यान दें, अपने जब अभिक्रियाओं की बात करते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नाम सुना होगा, एक होती है नाभिकीय संलयन और दूसरी होती है नाभिकीय विखंडन। एक होती है नाभिकीय संलयन और दूसरी होती है नाभिकीय विखंडन। देखो दोनों में क्या अंतर है। पहली मैं लिखूं नाभिकीय संलयन, और दूसरी लिख रहा हूं यहां पर नाभिकीय विखंडन। देखो संलयन क्या कहता है, सब लोग जानते हैं। देखो संलयन का मतलब क्या हुआ? संलयन का मतलब है जुड़ना, संयोग करना। संलयन मतलब क्या हो गया? जुड़ना। और विखंडन मतलब क्या हो गया? टूटना। सीधा सीधा हो गया इतना काम। तो अब क्या करना है कि संलयन मतलब कोई भी दो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर अगर बड़े का निर्माण कर लें तो नाभिकीय संलयन है। और यही सेम काम सूर्य की सतह पर होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़कर यहां पर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि मुख्य रूप से कौन उपस्थित है? हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन हाइड्रोजन के संयोग से किसका निर्माण हो गया है? हीलियम का। तो उपस्थिति की बात की जाए तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की सतह पर कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? तो नाभिकीय संलयन होती है। विखंडन मतलब है कोई एक बड़ा छोटे छोटे में टूट जाए और ऊर्जा मुक्त हो जाए, तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है? विखंडन होती है। तो सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। ठीक है।